सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोनाजाइट सैंड केरला की कोलम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ पर हायर अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिकॉर्ड किया गया है। तो ये टॉपिक पेपर 4 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन में कवर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला, केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट क्यों न्यूज में है, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है और सीवट पर आवर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इंडिया का मैप और ये साउथर्न पार्ट में है केरला डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम केरला डिस्ट्रिक्ट को देखें तो इसके साउथर्न पार्ट में जो ब्लू कलर से कवर है यह है कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जहाँ पर ये रेडिएशन की प्रॉब्लम सामने आई है। तो एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इन पार्ट्स ऑफ केरला दी बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स आर नियरली 3 टाइम्स। तो केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट में रेडिएशन का लेवल 3 टाइम्स ज्यादा मेजर किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले व्हाट इज मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट सैंड है क्या। तो मोनाजाइट सैंड केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के इलाकों में मिलती है। और ये मोनाजाइट सैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें थोरियम की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और जैसा कि आपको पता है, थोरियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जब भी किसी अनस्टेबल एलिमेंट का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है कि वो 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का एटम है। और ये एटम जब 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फिजन या फिर नाभिकीय विखंडन। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी में गामा रेडिएशन, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल है, एक्सरेज, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये सब रिलीज होते हैं। तो ये प्रोसेस तो सराउंडिंग में होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर भी एटम्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, लेकिन वो रेडिएशन काफी वीक होता है और हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म नहीं करता है। तो हमारी बॉडी से लेकर के बाहर के सराउंडिंग के मैटर्स में ये रेडिएशन देखने को मिलता है। ये रेडिएशन हार्मफुल है या नहीं, ये इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं गामा रेज। गामा रेज एक तरह का आयनाइजिंग रेडिएशन है और ये मैटर के आर पार चला जाता है। इट मींस ये उस मैटर से अनऑब्स्ट्रक्टेड रहता है। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं कि एक रेडिएशन का सोर्स है, तो इस रेडिएशन के सोर्स से 3 तरह के पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये गामा रेज है, इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी हाई होती है कि ये ह्यूमन की बॉडी के आर पार चले जाते हैं और ह्यूमन की बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसका डीएनए है और उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको हार्म करते हैं। इसी के साथ गामा रेज की एक प्रॉपर्टी और है कि गामा रेज काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो सोलर रेडिएशन होता है। तो सोलर रेडिएशन में भी ये सारे रेज आती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा हार्मफुल रेज हैं वो हैं गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज। तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है ये तो काफी कम होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी हाई होती है। और फ्रीक्वेंसी हाई होने के साथ साथ इसकी एनर्जी भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 24 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो इतनी हाई एनर्जी होने की वजह से ही ये बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है और हार्मफुल इफेक्ट पैदा करती है। लेकिन इसी के साथ साथ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक इनवर्स रिलेशन भी होता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो उसकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर गामा रेज की वेवलेंथ तो काफी कम होती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो इन गामा रेज का हार्मफुल इफेक्ट इनके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर इनका जो कंसंट्रेशन है वो काफी लो है तो ये गामा रेज को हार्म नहीं करेंगे। इट मींस अगर आपकी जो डिस्टेंस है जहाँ से गामा रेज एमिट हो रही हैं, तो ये गामा रेज आपको कोई हार्म नहीं करेंगे। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास गामा रेडिएशन को मेजर करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होते हैं कि इनका जो लेवल है एक सर्टेन लेवल से एक्सीड ना करे। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन की लिमिट क्या होनी चाहिए और कितनी डिस्टेंस तक कितना रेडिएशन होना चाहिए, तो इस रेडिएशन लिमिट को कौन डिफाइन करता है। तो इस रेडिएशन लिमिट को डिफाइन करने के लिए एक एजेंसी है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ये स्पेसिफाई करती है कि मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर लेवल क्या होना चाहिए। और इंडिया के जितने भी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट हैं वो IAEA की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको डिजाइन करते हैं कि उनसे जो रेडिएशन का लेवल है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही रहे। तो IAEA अपनी गाइडलाइंस में मेनली 2 टाइप के न्यूक्लियर एक्सपोजर को डिफाइन करता है। पहला है पब्लिक एक्सपोजर, दूसरा है न्यूक्लियर प्लांट वर्कर एक्सपोजर। तो पहले देखते हैं पब्लिक एक्सपोजर। तो पब्लिक एक्सपोजर वो एक्सपोजर है जो कि न्यूक्लियर प्लांट फैसिलिटीज से बाहर कितना रेडिएशन जाना चाहिए जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल ना हो। तो इसकी लिमिट जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने डिफाइन की है वो है 1 मिली सीवर्ट पर ईयर। दूसरा है यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट वर्कर एक्सपोजर। तो न्यूक्लियर प्लांट वर्कर एक्सपोजर यहाँ पर वर्कर की कैटेगरी में यहाँ पर काम करने वाले साइंटिस्ट
यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर, यहाँ पर काम करने वाले और दूसरे एम्प्लॉय सभी इस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर काम करने वाले इन लोगों के लिए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा जो लिमिट डिफाइन की गई है वो है 30 मिली सीवर्ट पर ईयर। अब है बैकग्राउंड लेवल ऑफ गामा रेडिएशन इन इंडिया। तो इंडिया में 2 स्टडी हुई है। पहली स्टडी हुई थी 1986 में और हाल ही में एक स्टडी और हुई है। तो इंडिया में जो 1986 में रेडिएशन को लेकर की स्टडी हुई थी, इसमें एवरेज नेचुरल बैकग्राउंड लेवल ऑफ गामा रेडिएशन इंडिया में जो निकला था वो था 89 NGY पर आर। तो NGY का मतलब यहाँ पर होता है नैनो ग्रे पर आर। अभी हम देखेंगे कि नैनो ग्रे पर आर और सीवर्ट में क्या डिफरेंस होता है और इनको हम कैसे इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते इन टेक्निकल टर्म्स। 1986 में जब स्टडी हुई तो यहाँ पर इंडिया का जो एवरेज रेडिएशन था वो 89 NGY पर आर मिला था। चावड़ा करके एक जगह है इन कोलम डिस्ट्रिक्ट, तो इस जगह पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिटेक्ट किया गया 3002 NGY पर आर। और प्रेजेंट स्टडी में अगर देखें तो एवरेज नेचुरल बैकग्राउंड लेवल ऑफ गामा रेडिएशन इंडिया है 94 NGY पर आर, जो कि लगभग 37 साल पहले 89 NGY था, वो बढ़कर के 94 हो गया है। अगर हम 94 NGY पर आर को मिली सीवर्ट में कन्वर्ट करें तो ये 0.8 मिली सीवर्ट पर ईयर आता है। और प्रेजेंट टाइम की स्टडी में छावड़ा जो कोलम डिस्ट्रिक्ट में जगह है जहाँ पर रेडिएशन सबसे हाई अमाउंट में डिटेक्ट किया गया था 1986 में, अब इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ करके हो गई है 9562 NGY पर आर। ये 3 टाइम्स ज्यादा है 1986 के। और इसे अगर हम मिली सीवर्ट में कन्वर्ट करें तो ये निकल के आता है 70 मिली सीवर्ट पर ईयर और मोर देन व्हाट अ वर्कर इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एक्सपोज टू। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मैक्सिमम एक्सपोजर यहाँ के वर्कर्स के लिए डिफाइन है वो 30 मिली सीवर्ट पर ईयर है। लेकिन इस जगह पर जो छावड़ा पर्टिकुलर प्लेस है इन कोलम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो रेडिएशन लेवल प्रेजेंट है वो 70 मिली सीवर्ट है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले वर्कर के दुगने से भी ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैनो ग्रे पर आर एंड सीवर्ट। तो यहाँ पर नैनो ग्रे पर आर रेडिएशन एमिशन को मेजर करने की एक यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और एरो इससे बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल सराउंडिंग में कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो इसको मेजर करने के लिए नैनो ग्रे पर आर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नैनो तो हमें पता है कि 10⁻⁹ है और इसे हम ग्रे पर आर भी कह सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर सीवर्ट। यहाँ पर सीवर्ट भी रेडिएशन को मेजर करने की एक यूनिट है, लेकिन इसका काम अलग है। तो ये यूनिट रेडिएशन सराउंडिंग में किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज का बायोलॉजिकल एक्सपोजर मेजर करने के काम आती है। जैसे कि यहाँ पर एक ह्यूमन है, तो ये अपनी सराउंडिंग में, सपोज ये किसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास है या फिर किसी ऐसे बेस के आसपास है जहाँ पर को न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, तो जब ये ह्यूमन उस रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में एंटर होता है और वहाँ पर एक्सपोज होता है, तो इसकी बॉडी ने कितना रेडिएशन रिसीव किया उसको हम मेजर करते हैं सीवर्ट में, और इससे ही बोला जाता है बायोलॉजिकल एक्सपोजर। तो यहाँ पर एरो से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जहाँ पर एरो आउटसाइड निकल रहे हैं इट मीन्स यह है रेडिएशन एमिटेड और इसको मेजर किया जाता है ग्रे पर आर में, और यहाँ पर एरो आ रहे हैं इनवर्ड टू ह्यूमन बीइंग और कोई भी बायोलॉजिकल बॉडी, तो इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल एक्सपोजर और इसे मेजर किया जाता है सीवर्ट में, ना कि ग्रे पर आर में। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ग्रे एंड सीवर्ट। तो यहाँ पर ग्रे पर आर और सीवर्ट के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन है कि 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 सीवर्ट। तो ये रिलेशन है यहाँ पर बिटवीन 2 रेडिएशन मेजरिंग यूनिट्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि हाउ पीपल आर सेफ फ्रॉम रेडिएशन इन कोलम डिस्ट्रिक्ट। क्या ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो इस रेडिएशन से सेफ हैं या नहीं। तो बार के सीनियर साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की थी और इस एरिया में कितना रेडिएशन एक्सपोजर है उसको मेजर किया था, साथ में ही इसके इफेक्ट भी यहाँ पर को देखे थे। तो हायर रेडिएशन लेवल्स इन कोलम डिस्ट्रिक्ट आर एट्रीब्यूटेड टू मोनाजाइट सैंड दैट आर हाई इन थोरियम। तो उन्होंने अपनी स्टडी में देखा जो हायर रेडिएशन लेवल्स हैं इन कोलम डिस्ट्रिक्ट वो मोनाजाइट सैंड्स की वजह से हैं, क्योंकि इस मोनाजाइट सैंड में थोरियम का अमाउंट काफी ज्यादा मात्रा में है और थोरियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। लेकिन ये मोनाजाइट सैंड यहाँ पर आज से नहीं है, ये कई हजारों और लाखों सालों से यहाँ पर ऐसे ही है। और हाल ही में साइंटिस्ट की स्टडी में ये पता लगा कि इस मोनाजाइट सैंड में थोरियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट को कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं मिली है। अगर मोनाजाइट सैंड और उसके रेडिएशन की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती तो सबसे पहले यहाँ पर कैंसर के केसेस में इंक्रीमेंट होता, यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट काफी हाई हो जाता। तो साइंटिस्ट को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है अपनी स्टडी में, और बार के साइंटिस्ट को यहाँ पर कोई भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं मिली है। लेकिन कोलम में इंडिया का एक दूसरा प्लान है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है थोरियम, इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कैसे किया जाए। तो बार की हेल्प से इंडिया ने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान किया है कि इस न्यूक्लियर फ्यूल को मोनाजाइट सैंड से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो
तो बार्क पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है कि कैसे इस मोनाजाइट सैंड से वो इस न्यूक्लियर फ्यूल थोरियम को एक्सट्रैक्ट करें, जिसका इस्तेमाल इंडिया की दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में किया जाए फॉर पावर जनरेशन। क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ पावर प्लांट्स जो हैं वो कोल बेस्ड हैं और कोल एक बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल है। और अगर मोनाजाइट सैंड से थोरियम को अलग कर लिया जाता है तो इंडिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल की कमी नहीं होगी और इससे और भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ओपन कर सकते हैं, जिससे कि क्लीन एनर्जी लोगों तक पहुंचेगी। तो ये था आज का वीडियो अबाउट मोनाजाइट सैंड इन कोलम डिस्ट्रिक्ट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मोनाजाइट सैंड एंड न्यूक्लियर रेडिएशन। स्टेटमेंट 1 है चावड़ा इज द प्लेस लोकेटेड इन कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो हमने देखा था कि चावड़ा जो प्लेस है यहाँ पर ये मोनाजाइट सैंड मिलती है और ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 A, C और D में है। इट मीन्स यहाँ पर B रॉन्ग हो जाता है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूल फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं A, B और D तीनों में है। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं यूरेनियम इज द मेन रेडियोएक्टिव मटेरियल फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मोनाजाइट सैंड में हमें मिलता है थोरियम। तो स्टेटमेंट 3 हम देखते हैं किस किस में है। तो स्टेटमेंट 3 है C और D में, जिससे C और D भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A में 1, 2 एंड 5 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। पहली 2 हम देख चुके हैं। पहले हम देखते हैं 5वीं स्टेटमेंट IAEA स्पेसिफाइज रेडिएशन एक्सपोजर लेवल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि IAEA अपनी गाइडलाइंस में स्पेसिफाई करता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास या उसके अंदर कितना रेडिएशन लेवल होना चाहिए। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं नैनोग्राम पर आवर इज द यूनिट फॉर बायोलॉजिकल एक्सपोजर फॉर रेडिएशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि NGY हमने देखा था ये रेडिएशन एमिटेड को दिखाता है और बायोलॉजिकल एक्सपोजर के लिए हम जो यूनिट का यूज करते हैं वो करते हैं हम सीवर्ट का। तो सीवर्ट यहाँ पर यूनिट है जो बायोलॉजिकल एक्सपोजर को मेजर करने में यूज होती है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप यू ऑल्सो फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टू सी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।